The Books Rainbow presents A Visit to Cambridge, Class 8, Chapter 7, Honeydew। इस चैप्टर में हम दो असाधारण यानी कि दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो अपने जीवन के सारे कार्य व्हील चेयर पर बैठकर करते हैं, उनको आपस में मिलते हुए देखेंगे। इनमें से एक हैं इस सदी के महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट यानी कि महान खगोल शास्त्री सर स्टीफन हॉकिंग्स, जिनका नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। और दूसरे हैं इस चैप्टर के लेखक श्री फिरदौस कांगा, जो मुंबई में रहते हैं और एक राइटर और जर्नलिस्ट हैं। फिरदौस कांगा मुंबई से सर स्टीफन हॉकिंग से मिलने इंग्लैंड जाते हैं, जहां वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सर स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं। इस चैप्टर में हम फिरदौस कांगा और सर स्टीफन हॉकिंग्स की मुलाकात और आपस में हुई बातें जानेंगे। फिरदौस कांगा कहते हैं कि वह हमेशा से इंग्लैंड को कैम्ब्रिज नाम से अलंकृत करते रहे हैं, लेकिन जब वे इंग्लैंड जाकर सर स्टीफन हॉकिंग से मुलाकात करते हैं तो तब इंग्लैंड के लिए उनका अलंकरण बिल्कुल ही बदल जाता है। फिरदौस कांगा को उनका गाइड बताता है कि स्टीफन हॉकिंग्स शरीर से लाचार व्यक्ति हैं, हालांकि वे सर आइजैक न्यूटन की चेयर के उत्तराधिकारी हैं। कांगा को ध्यान आता है कि स्टीफन हॉकिंग्स एक बहुत ही प्रतिभाशाली, पूर्णतया निशक्त खगोल शास्त्री हैं, जो कि सबसे बड़ी बेस्ट सेलर किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक भी हैं, और वे यहाँ रहते हैं। वे टेलीफोन से सर स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट से बात करते हैं और हॉकिंग से मिलने के लिए 10 मिनट का समय मांगते हैं। वे कहते हैं कि वे भारत से व्हील चेयर पर सर स्टीफन हॉकिंग से मिलने आए हैं। असिस्टेंट उन्हें दूसरे दिन के लिए आधे घंटे का समय देता है, 3:30 से 4 बजे तक। फिरदौस कांगा एकाएक अपने आप को इमोशनली कमजोर महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर से असमर्थ होने पर लोग आपको बार बार हिम्मत रखने के लिए कहते हैं, जैसे कि शरीर से असमर्थ लोगों के पास हिम्मत का खजाना भरा पड़ा हो और वे उसे खर्च करने के मामले में कंजूसी कर रहे हों। कांगा कहते हैं कि केवल एक ही चीज आपको मजबूत महसूस कराती है, जब आप अपने जैसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहा हो या कर चुका हो। अगले दोपहर को फिरदौस कांगा और सर स्टीफन हॉकिंग्स बातें कर रहे होते हैं। सर स्टीफन हॉकिंग्स बटन्स को पंच करके अपनी बातें लिखते हैं, जिसे उनका कंप्यूटर एक मशीनी आवाज में बोलकर सुनाता है। सर स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं कि वह कभी भी ब्रेव यानी कि साहसी नहीं थे, लेकिन उनके पास ब्रेव होने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। फिरदौस कांगा सोचते हैं, अपने खत्म होते शरीर के साथ रचनात्मक रूप से जीना क्या चॉइस थी? वे यह पूछना चाहते थे, लेकिन वह नहीं पूछते, क्योंकि सर हॉकिंग से बार बार सवाल पूछकर उन्हें जवाब देने के लिए फोर्स करने से उन्हें अपने अंदर अपराध बोध यानी कि गिल्टी फील हो रहा था। कांगा देख रहे थे कि कैसे सर स्टीफन हॉकिंग्स अपने हाथ में रखे स्विच पर अपनी लंबी कमजोर उंगलियों से टाइप कर रहे हैं। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में हॉकिंग अपनी आंखें भी बंद कर रहे थे। उनके सामने बैठे कांगा उनकी इस पीड़ा को समझ रहे थे। उनके सामने एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसका मस्तिष्क अत्यंत सक्रिय और जीवंत विचारों से भरा था, और ये विचार जमे हुए शब्दों और रूखे वाक्यों में मशीन द्वारा बाहर आ रहे थे। कांगा कहते हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि शरीर से असमर्थ व्यक्ति दुखी रहते हैं। मुझे मालूम है कि यह सच नहीं है। क्या आप अपने अंदर हंसते हैं? 3 मिनट बाद सर हॉकिंग का जवाब आता है, जब लोग मुझ पर तरस खाते हैं तो मुझे यह बड़ा हास्यप्रद लगता है। कांगा पूछते हैं, और क्या आप परेशान होते हैं जब मेरे जैसा कोई आपसे मिलने आता है? सर स्टीफन हॉकिंग का जवाब आता है, हाँ, और उसके बाद वे मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें देखकर कांगा बिना भावुक हुए या महसूस करते हैं कि वे संसार के सबसे खूबसूरत व्यक्ति को देख रहे हैं। कांगा कहते हैं कि पहली नजर में सर स्टीफन हॉकिंग को देखकर आप शॉक हो जाएंगे। सर हॉकिंग अपनी व्हील चेयर पर बिल्कुल एक बेजान तस्वीर की तरह दिखते हैं। उनका सिर एक तरफ झुका हुआ और शरीर सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। उनकी आंखें कुछ न कुछ कहती हुई प्रतीत होती हैं। आपके सामने सर हॉकिंग ऐसे दिखते हैं जैसे कि कोई लालटेन जिसका कांच धुंधला और टूटा हो और उसके अंदर से एक पतली रोशनी की झलक दिखाई दे रही हो, और यही चमक भी आप सर हॉकिंग्स में देख सकते हैं। कांगा उनसे पूछते हैं, आपके अनुसार शरीर से असमर्थ होने में क्या अच्छाई हो सकती है? सर हॉकिंग जवाब देते हैं कि शरीर से असमर्थ होने में कुछ भी अच्छा नहीं है। कांगा कहते हैं कि वह खुद सोचते हैं कि शरीर से असमर्थ होने पर आपको पता चलता है कि दुनिया में कितनी दयालुता है। इसका जवाब सर हॉकिंग्स हाँ में देते हैं।
फिरदौस कांगा 30 मिनट की मुलाकात के हर मिनट का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते थे। जब वे अपनी व्हीलचेयर पर हिल-डुल रहे थे तो उन्हें अपने शरीर की क्षमताओं को देखकर खुशी और सांत्वना महसूस हो रही थी। उस समय वह सोच रहे थे कि सर हॉकिंस को देखकर उन्हें अब इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि वे चल नहीं सकते या खड़े नहीं हो सकते। फिरदौस कांगा सर हॉकिंग से पूछते हैं कि स्टीफन हॉकिंग उनके लिए और दूसरे लोगों के लिए एक बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। क्या यह जानकर वे खुश होते हैं? सर हॉकिंग का जवाब ना होता है, जिसे सुनकर कांगा खुद को कोसने लगते हैं कि यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। वे सोचते हैं कि जब आपका शरीर दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा हो तब यह बात कि बाहर की दुनिया आपको देखकर प्रेरित हो रही है, इस बात का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कांगा सर हॉकिंग से पूछते हैं, क्या आप शरीर से असमर्थ लोगों को कोई सलाह देना चाहेंगे ताकि उनका जीवन बेहतर बनने में उन्हें मदद मिले? सर हॉकिंग्स कहते हैं कि उन लोगों को अपना ध्यान उस कार्य पर केंद्रित करना चाहिए जिसे करने में वे अच्छे हों। उनका मानना है कि असमर्थ लोगों के लिए ओलंपिक्स जैसी चीज समय की बर्बादी है। फिरदौस कांगा कहते हैं कि वे समझ गए हैं कि हॉकिंग्स क्या कहना चाहते हैं। वे याद करते हैं कि कैसे खुशी से उन्होंने एक रात अपने स्पेनिश गिटार को तोड़ दिया था जिसे वे बजाना सीख रहे थे। मिलने के 30 मिनट लगभग समाप्त हो गए थे। कांगा कहते हैं, आधा घंटा बीत चुका है, मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद। लेकिन उनके धन्यवाद कहने से पहले ही सर हॉकिंग ने उन्हें रुकने को कहा। आप चाय लीजिए, उसके बाद मैं आपको गार्डन दिखाता हूँ, वे बोले। गार्डन बहुत बड़ा था, लेकिन सर हॉकिंग अपनी मोटराइज्ड व्हील चेयर पर गार्डन के हर कोने में जा रहे थे। 1 घंटे बाद जाने का समय आ गया। फिरदौस कांगा समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। वे उन्हें किस भी नहीं कर सकते थे और ना ही रो सकते थे। उन्होंने सर हॉकिंग्स के कंधे पर छुआ और अपनी व्हील चेयर के साथ वहां से चले गए। जाते हुए उन्होंने मुड़कर देखा। उन्हें लगा कि सर हॉकिंग उन्हें हाथ हिलाकर गुड बाय कर रहे हैं, हालांकि वे ऐसा नहीं कर रहे थे। फिरदौस कांगा सर हॉकिंग्स में अपने साहसी अस्तित्व को देख रहे थे, वो अस्तित्व जिस पर वे कई सालों से विश्वास करते थे। समाप्त।